Hello everyone, I am D.K. Sharma from RD Group of Education. Today we discuss about some important topic of economics. That is name is chapter 2 pupil as a resource. तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे pupil को as a resource के तौर पर economics में यूज़ किया जाता है और उसके साथ वर्क किया जाता है पूरी इकोनॉमी में. So just take a look each and every point very deeply. So just start. So the first point is or first question is for you. What do you mean by pupil as a resource? यानी pupil as a resource से आप क्या समझते हैं? तो pupil as a resource एक country is working pupil in terms of their existing productive skills and abilities. Population is a human resource, but is having excess of human resource beneficial? ये तो बात की बात है. पहले हम इसकी बात करते हैं कि pupil as a resource. जितने भी कंट्री में लोग काम करते हैं अपनी प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, वो pupil as a resource है और pupil population is a human resource कहलाता है. After that the next is having excess of human resource beneficial. क्या ह्यूमन रिसोर्स बेनिफिशियल हैं? पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन, एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. एंड नेगेटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विथ फूड, एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़. अगर हम सकारात्मक साइड से देखें तो ये नेशनल प्रोडक्ट के लिए बेहतर हैं, पर अगर नेगेटिव साइड देखें तो हम उसे फूड, एजुकेशन और एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उससे ज़्यादा हमें हर चीज़ पर ध्यान देना होगा, जैसे कि फूड है, एजुकेशन है, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा. इसलिए नेगेटिव साइड में भी हमें ह्यूमन रिसोर्सेज बेनिफिशियल का ध्यान रखना है और पॉजिटिव साइड में भी. सो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ पूछी गई तो क्या बताई गई है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स बाय इन्वेस्टिंग ह्यूमन कैपिटल, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस. इट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. यानी जो हेडिंग है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बता रहा है. इसमें ये एक प्रोसेस है जिसमें जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क कर रहे हैं और उनके ऊपर जो भी इन्वेस्टिंग की जा रही है उसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है. और ये प्रोडक्टिव पावर होती है किसी भी कंट्री की, जिसे हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज़ फन लर्निंग रीजन्स फॉर जापान्स डेवलपमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. जापान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों पर की गई थी जब उनकी एजुकेशन पे और स्वास्थ्य पर. सेकंड, लेड टू इफ़िशेंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल. और उसके बाद एफिशिएंट यूज़ किया गया था रिसोर्सेज जिसमें लैंड और कैपिटल थी. एंड थर्ड पॉइंट इज़ एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्रीज रिच और डेवलप्ड. जो थर्ड पॉइंट है उसमें टेक्नोलॉजी पर वर्क किया था लोगों के साथ, जिससे कंट्री को रिच और डेवलप्ड बनाया गया था. ओके, नेक्स्ट हेडिंग अगेन फन लर्निंग जापान केस ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज़ नो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज. उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे. सेकंड, डेवलप्ड एंड रिच डिस्पाइट नेगेटिव ओड्स. उन्होंने नेगेटिव ओड्स को ही रिच में कन्वर्ट कर लिया था. एंड थर्ड पॉइंट इज़ इम्पोर्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री. इम्पोर्ट्स नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री, यानी इसमें जितने भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज थे उन्होंने उन्हें इम्पोर्ट करा लिया था कंट्री के अंदर. सो दैट इज़ द फन लर्निंग जापान केस ऑफ डेवलपमेंट. आफ्टर दैट नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी डन थ्रू फर्स्ट एजुकेशन, सेकेंड ट्रेनिंग, थर्ड इज मेडिकल केयर. yield returns just like investment in physical capital, reflected in the form of higher incomes earned because of higher productivity as people are more educated or better trained or healthier.
रेफर टू केस स्टडी ऑफ सकल एंड विलास, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ओके एवरीवन, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि क्या हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल में इन्वेस्टमेंट करके ह्यूमन कैपिटल को बेटर कर सकते हैं, और क्या हमें बिल्कुल वैसा ही रिटर्न भी मिलेगा एज ए फिजिकल कैपिटल में। और उसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, जब हम अच्छी प्रोडक्शन करेंगे तो क्या हमें अच्छी इनकम होगी, और पीपल आर मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड और हेल्थियर। ओके एवरीवन, सो जस्ट दैट इज़ द मेन पॉइंट टू डिस्क्राइब यू कि अगर हम तीनों सेक्टर्स में वर्क करते हैं तो हम अच्छे खासे ह्यूमन कैपिटल को इन्वेस्टमेंट या बेटर कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 सेक्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 3 सेक्टर्स बताए गए हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़, जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों मिलकर वर्क करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। सो जस्ट टेक वन बाय वन। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी को सिंपल मतलब आप समझ लीजिए कि जितने भी नेचुरल में होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग और क्वेरिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ सबकी सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों मिलकर वर्क करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ओके एवरीवन, तो रिपीट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग और क्वेरिंग, ये सब एक्टिविटीज़ किस में आती हैं? प्राइमरी में। आफ्टर दैट है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसमें मोस्टली वर्क होता है मैन्युफैक्चरिंग का। आप प्राइमरी से सेकेंडरी में जो भी कन्वर्जेशन होता है या डेवलपमेंट किया जाता है या प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वो सब किस में आता है? हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। सो जस्ट टेक अ लुक हाउ मेनी आइटम्स वी इंक्लूड इन दिस। सो फर्स्ट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और बेकिंग ऑफ ब्रेड, वेविंग ऑफ क्लॉथ। ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं? हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, जिसमें मोस्टली क्या करते हैं? मैन एंड वुमेन मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं न्यू प्रोडक्ट को, यानी नेचुरल में से प्रोडक्ट को यूज़ करके क्या बनाते हैं? वो एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, यानी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट यानी थर्ड और लास्ट एक्टिविटी इज़ टर्शरी एक्टिविटीज़। ओके एवरीवन, जिसमें आप इमेज देख रहे हैं, इमेज में मेनली ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है और इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं, जो आपको समझाई जाएंगी अभी। सो टर्शरी एक्टिविटीज़, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। टर्शरी में मेनली हमारे पास जो आते हैं ये सेक्टर्स हैं जिनमें मैन एंड वुमेन दोनों मिलकर वर्क करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म सर्विस है और इंश्योरेंस है। ओके एवरीवन, I hope you understand very well. After that, next heading or point is economic activities. When the activities in the 3 sectors result in the production, goods and service, add value to the national income. Types of economic activities, market activities और non-market activities. कहने का मतलब ये है, जब सारे सेक्टर्स मिलकर कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तीनों प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ एंड सेकंड है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो जस्ट टेक ए लुक वन बाय वन। फर्स्ट इज मार्केट एक्टिविटीज़, इन्वॉल्व रिम्यूनरेशंस टू एनीवन हु परफॉर्म द एक्टिविटी। रिम्यूनरेशन मतलब होता है या तो कोई सैलरी मिलना, कमीशन मिलना और वेजेस मिलना, जिसमें
हम किसी और के लिए वर्क परफॉर्म करते हैं और वो उस एक्टिविटी के बदले वो हमें पैसा पे करता है, यानी पेमेंट करता है। नेक्स्ट है परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट दे या फिर कोई अमाउंट पे करे। इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, इसके अंदर हमारे सारे पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे हम गुड्स बना रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई गवर्नमेंट सर्विस परफॉर्म करते हैं। सो दैट इज़ मार्केट एक्टिविटीज़। आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्टिविटीज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसमें वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जो हम अपने लिए करते हैं खुद, जिसे सेल्फ कंजम्पशन कहते हैं। दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जितने भी प्राइमरी एक्टिविटी हमने देखी है पीछे, उसमें मोस्टली कुछ लोग अपने लिए भी काम करते हैं, तो उसे कंजम्पशन और प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी जिसमें हम सिर्फ अपने लिए ही वर्क करते हैं, उसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ओके एवरीवन। नेक्स्ट हेडिंग इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, and next point is paid low as compared to men, and next is no job security or legal protection, next irregular and low income, next absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system. So that is the work of men and women. After that next image, division of labor between men and women. Women are not paid for the service delivered for upbringing of the family, यानी जब अगर वुमेन घर पर काम करती तो उसे कोई भी पेड ऑफ नहीं करता सर्विस के लिए। नेक्स्ट है द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, और दूसरा अगर जितनी वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, अगर यही काम वुमेन लेबर मार्केट में करे तो उसे उसका पेड ऑफ मिल जाएगा। Their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. अगर वुमेन को उसके एजुकेशन और स्किल के हिसाब से मार्केट में वर्क मिल जाए तो वो अच्छी खासी इनकम कर सकती है, जैसे हमारे मैन करते हैं। ओके एवरीवन। आफ्टर दैट नेक्स्ट डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन ए फैमिली ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स। मैन और वुमेन में जो वर्क बांटा जा रहा है वो हमारे कल्चरल और रीजन्स और हिस्टोरिकल बेस पे दिया गया है। नेक्स्ट है वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोरस एंड मैन वर्क इन द फील्ड। वुमेन जो हैं सामान्य तौर पर घर का काम देखती हैं और मैन जो हैं वो फील्ड का काम देखते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज वुमेन कुक फूड, क्लीन utensils, wash clothes, clean the house and look after her children. वुमेन का जो वर्क था वो खाना बनाने का था, कपड़े धोने का था और घर के सारे साफ सफाई का और बच्चों को देख रेख करना था। मैन कल्टिवेट द फील्ड, सेल द प्रोड्यूस एंड द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली। और मैन का जो वर्क था वो खेतों में जाके खेती करना, उसकी जो प्रोडक्शन है उसे सेल करना मार्केट में और पैसा कमाना, किसके लिए? फैमिली के लिए। तो ये सब काम बटे हुए थे हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन के कारण। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। टीचिंग एंड मेडिसिन आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशंस। पढ़ाना और मेडिकल में काम करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर प्रोफेशन है। वुमेन आल्सो वर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जॉब्स दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन्स। तो वुमेन आज के दौर में हर जगह काम कर रही हैं जो सबके लिए बेटर है, और वुमेन्स के लिए भी जो कि साइंटिफिक लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर कंपटीशन पर हैं। किसके साथ? मैन के साथ। तो आप ये देख सकते हैं इस पॉइंट के अंदर के बताया गया कि वुमेन अब कितनी बेहतर तरीके से वर्क कर रही हैं सबके साथ। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। एजुकेशन हेल्प टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द अवेलेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अगर एजुकेशन सही से ली जाए तो ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। अगर आप अच्छे एजुकेशन और स्किल के साथ काम करते हैं
तो आप अकेले भी मार्केट में अर्निंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विथ द मैन। जैसे जैसे मैन को पेमेंट मिलती है वैसे वैसे ही वुमेन को भी दी जाती है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन लिटरेसी रेट, हेल्थ इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्किल फॉर्मेशन। The quality of the population ultimately decide the growth rate of the country. And next, literate and healthy populations are an asset. कहने का मतलब ये है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे 3 तरह से तय की जाती है। फर्स्ट है लिटरेसी रेट, यानी कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्थ कितने स्वस्थ हैं, और स्किल फॉर्मेशन कितने के पास स्किल फॉर्मेशन की क्वालिटी भी अवेलेबल है। तो ये पता करता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से। After that, next point is for you. Just take a look. Improvement in education sector. Increase in education expenditure from rupees 151 crore in 1951-52 and rupees 3766.90 crore in 2017 to 18 year. ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपको एक टेबल शो की गई है एक्सपेंडिचर कब कब हुआ है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर 1951 से 52 में, 2015-16 में और 17 से 18 में। तो ये परसेंटेज आपको शो की गई है जिसमें बताया गया है इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर यू इम्प्रूवमेंट्स इन एजुकेशन सेक्टर, फोकस ऑन यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। मोस्टली जो फोकस किया जा रहा है वो अब एजुकेशन में मोस्टली गर्ल्स के लिए किया जा रहा है, जो पहले नहीं किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय विद्यालय बनाया गया है गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट। हर एक स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वोकेशनल स्ट्रीम फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट किया गया है हर एक के लिए, जिससे कि वो बेटर एजुकेशन ले सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फ़ायदे, गुड जॉब्स एंड सैलरी, अच्छी जॉब मिलेगी, सैलरी मिलेंगी। ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट ओपन्स न्यू हॉरिजॉन्स, प्रोवाइड्स न्यू aspirations and develop values of life. Next, growth of society, and after that it hence the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance. तो ये सारे जो पॉइंट आपको बताए गए हैं वो सब बेनिफिट हैं एजुकेशन के। अगर आप पढ़ते हैं, बेटर एजुकेशन लेते हैं, तो आप हर एक फील्ड में एज यू विश आप बेटर कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी और जॉब आपको प्रोवाइड हो सकती है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट इन एजुकेशन, यानी गवर्नमेंट ने एजुकेशन में क्या क्या इनिशिएटिव किए थे वो बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान फॉर प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 ईयर्स, यानी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को खूब अच्छी खासी एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट है ब्रिज कोर्सेज and back to school campus to increase the enrollment in elementary education. ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज मिड डे मील स्कीम टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी बच्चों की एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए मिड डे मील स्कीम भी चलाई गई थी। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, the percentage of population who are above 7 years of age and have the ability to read and write in any one language with understanding, यानी परसेंटेज के हिसाब से 7 साल का कोई भी बच्चा अगर ध्यान से पढ़ सकता है, लिख सकता है और कोई भी लैंग्वेज को समझ सकता है, उसे लिटरेसी रेट का पता होना। सेकेंड पॉइंट है द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% in 1951 to 74% in 2010 and 11, यानी 1951 जहाँ 18% था वो 2010-11 में 74% इन 2010 और 11 में हो गया था। लिटरेसी अमोंग मेल्स इज नियरली 16.6%, हायर देन फीमेल्स एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल
एरियाज। मेल्स में जो आपकी एजुकेशन थी वो 16.6% थी, जो कि फीमेल्स में 16.1% थी। हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो ये सारे पॉइंट जो आपको बताए गए वो लिटरेसी रेट के हैं, मैन के और वुमेन के दोनों के। आफ्टर दैट यू कैन सी द बार ग्राफ ऑफ लिटरेसी रेट इन इंडिया 2011। पर्सन्स मेल फीमेल कितने थे, कैसे कैसे थे। 1951 में क्या बार ग्राफ था, 1961 में कितना था, 1971 में, 81 में, 91 में और 2001 में और 2011 में। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ, बेनिफिट ऑफ हेल्थ। हेल्प ए पर्सन टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल, प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, improve personal productivity as well as that of the organization, essential basis for realizing one is well-being। हेल्थ का बेनिफिट बहुत हैं। एक पर्सन रियलाइज करता है हर पोटेंशियल, प्रोवाइड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। सो दैट इज़ द हेल्थ। नेक्स्ट इज हेल्थ पैरामीटर्स, जिसमें फर्स्ट हेडिंग आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। जहाँ 1 साल में 1000 मौत होती थी, वहाँ 1000 जन्म भी होते थे बच्चों के। नेक्स्ट है बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक समय ऐसा होता था कि 1000 पीपल मर रहे थे, मतलब 1000 पीपल लोगों का जन्म हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ रेट पर 1000 पीपल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय में ऐसा भी चल रहा था। आफ्टर दैट इनिशिएट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ, एम ऑफ आवर नेशनल पॉलिसी, यानी इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं दी थी। इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। नेक्स्ट है फोकस्ड ऑन फैमिली वेलफेयर। थर्ड, न्यूट्रिशनल सर्विस फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, डेली फूड कंजम्पशंस एंड ए बैलेंस डाइट। सो देर आर द सम पॉइंट और एम ऑफ आवर नेशनल पॉलिसी हु प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ हमारी हेल्थ के लिए प्रोवाइड की थी, वे सारे पॉइंट तुम्हारे सामने हैं। इसमें एक्सेसिबिलिटी थी हेल्थ केयर की, फोकस था फैमिली वेलफेयर पे और न्यूट्रिशन सर्विस थी। ओके, आफ्टर दैट एवरी नेक्स्ट वन इज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी किन किन एरिया में इम्प्रूवमेंट जरूरत थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़। भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अब तक भी प्रोवाइड नहीं है। नेक्स्ट है देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज, जिसमें आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बहुत सारे कॉलेज थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज थे, और बाकी जगहों पर कम पाए जाते थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ, टॉप प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी थी, गवर्नमेंट को देने की थी। सेकंड पॉइंट में फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जो फोकस था इम्प्रूवमेंट का वो इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में था। थर्ड पॉइंट इज डेवलपिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी डेवलपिंग मैन पावर यानी ह्यूमन पावर जिसे कहा जाता है, उसमें तीनों सेक्टर से वर्क करना था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। ओके, आफ्टर मेन हेडिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. Unemployment यानी बेरोजगारी उसे कहा जाता है जिसमें एक मनुष्य काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। A person who is not interested in working outside their home will not counted under the category of unemployed, यानी जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं उन्हें इसमें काउंट नहीं किया जाता है।
चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स आर नॉट काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन, यानी जो बच्चे 14 साल से नीचे के होते हैं उन्हें इसमें काउंट नहीं किया जाता है। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, इसमें जो पीपल इंक्लूड किए जाते हैं वो 15 से 59 साल तक के होते हैं। सीनियर सिटीजन्स बियॉन्ड द एज ऑफ 59 ईयर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, यानी जिसने 59 की एज पार कर ली है पीपल ने, उसे भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाता है, ना ही उसे उसमें काउंट किया जा सकता है। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर यू। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज जस्ट टेक अ लुक टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। भारत में देखा जाए तो दोनों ही कैटेगरी में, रूरल में और अर्बन में, दोनों में ही अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों में ही अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर अलग अलग होता है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज ए सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें दो तरह से पाए जाते हैं, कुछ सीजनल होते हैं और एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। आफ्टर दैट अर्बन एरियाज है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज में जो पाए जाते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, जिन्हें वर्क नहीं मिलता काम करने के लिए, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ओवरलोड। इसमें इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाती है इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट है हाई डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। And third one is adverse effect on the quality of life of an individual as well as of society, decline in health status and high dropout rates in schools, indicator of a depressed economy, wastage of resources, people become a liability to the economy। यानी ये सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू हमारे देश में दिखाए जाते हैं या शो होते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। क्राइटेरिया में मीनिंग बताया गया है, पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, यानी कुछ साल, मतलब साल के अंदर जितने भी कुछ महीने होते हैं उसमें काम मिलता है और बाकी में नहीं मिलता है, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, पीपल हमेशा एम्प्लॉयड रहता है पर उसे कभी नौकरी नहीं मिलती है। प्रीवेलेंट सेक्टर्स कौन कौन से, एग्रीकल्चर होते हैं, जैसे दोनों सेक्टर्स में एग्रीकल्चर है। थर्ड एग्जाम्पल में बताया गया है देर आर सर्टेन बिजनेस बिजी सीजन्स व्हेन sowing, harvesting, weeding and threshing is done while certain months do not provide much. Next example, this usually happens among family members engaged in agricultural activity, जिसमें समटाइम्स पीपल एंगेज करते हैं फैमिली में एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, नहीं तो रहने देते हैं। एक्स्ट्रा पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम प्लॉट एज द अदर्स मेकिंग ऑन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आउटपुट। द एक्स्ट्रा पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो इतने भी एक्स्ट्रा पीपल को रेस्ट दिया जाता है उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सो दैट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज विथ डिफरेंट क्राइटेरिया or with different points for you with a particular example. Okay everyone, so just take a look screen and note down if you like it. After that next heading is educated unemployment in urban areas. Increased levels of unemployment is seen among many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees. Next, despite high unemployment among technically qualified persons on one hand, there is a dearth of technical skills required for economic growth. Educated unemployment का मतलब होता है कि अच्छी खासी ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है, जैसे आजकल के हमारे यूथ हैं। और हाई अनएम्प्लॉयमेंट इसी कारण होता है क्योंकि वो क्वालिफाइड होने की वजह से कोई भी छोटा मोटा वर्क नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट टेक अ लुक एंड अंडरस्टैंड
After that, next heading is for you employment in different economic sectors, प्राइमरी सेक्टर्स में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में. मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर, हाई लेवल्स ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल्स ऑफ माइग्रेशंस टू अर्बन एरियाज और अदर सेक्टर्स फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़. ये प्राइमरी सेक्टर्स के पॉइंट हैं. आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर में, इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. इसमें क्या होता है, मोस्टली लेबर हमारी ऑब्जर्विंग में आती है. थर्ड है टर्शरी सेक्टर. इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विस आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. ये सब इसमें आते हैं जिसमें टर्शरी सेक्टर्स का बताया गया है आपको. आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. हाई प्रिवलेंस ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज मोर फैमिली मेम्बर्स are employed in the same field work than actually required. Next is equal sharing of profit and loss among all the members. Next, reduce the hardship of unemployment in the rural sector. Next, no reductions in poverty of the family leading to migration to urban areas. ये सारे फीचर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर में जो पाए जाते हैं. ओके एवरीवन. After that, just take a look next for you. There are some knowledge based question for you, so just take a look and understand and find out the solution if you like it. ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आपकी नॉलेज के बेस पर हैं. ओके, सो जस्ट टेक a look and done it in your notebook as you required. Okay, thank you so much. Thank you very much for watching. So just like and subscribe it if you like.